हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम पीएच कंसेप्ट के आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम पीएच ही डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब नॉर्मेलिटी और मोलरिटी गिवन होती है तो हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। OH माइनस आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो जब नॉर्मेलिटी गिवन हो, लेकिन जब मोलरिटी गिवन हो तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वल्स टू मोलरिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू बेसिसिटी, मतलब वो कितने H प्लस आयन दे रहा है। फिर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल्स टू मोलरिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इनटू एसिडिटी। बेस की एसिडिटी होती है, यानी वो कितने OH माइनस आयन दे रहा है। तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन कर रखा है, देखो पहले से जो मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूं कि m/100 HCl मतलब 10⁻⁻² m HCl की pH क्या होगी। तब उस केस में यहां pH हो जाएगी बेटा, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं 2, डायरेक्ट लिखूंगा मैं 2, ठीक है। तो ये pH हो गया इसका 2, क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ HCl इक्वल्स टू मोलरिटी ऑफ HCl इनटू बेसिसिटी, तो बेसिसिटी तो 1 ही है उसकी। तो ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एसिड का सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो, एसिड का सॉल्यूशन जो कोई एसिड है उसकी मोलरिटी या फिर नॉर्मेलिटी 10⁻⁻7 या फिर 10⁻⁻7 से भी ज्यादा डाइल्यूट है, यानी 10⁻⁻7 m हो गया, 10⁻⁻8 m हो गया, 10⁻⁻9 m, ठीक है। तो यानी अगर किसी एसिड का डाइल्यूशन 10⁻⁻7 और उससे भी ज्यादा हो, यानी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 m हो या 10⁻⁻7 से कम हो, यानी 10⁻⁻8 m कंसंट्रेशन कम है किससे, 10⁻⁻7 m से, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को वापस रीडिस्कस कर लेते हैं। हमने यहां pH 2 क्यों लिया, उसका रीजन क्लियर कर दूं मैं। तो एक्चुअल में ये सॉल्यूशन तो HCl का है, ये जो सॉल्यूशन HCl का है, ये सॉल्यूशन HCl जो 10⁻⁻2 m, इसका हम pH 2 ले रहे हैं। तो यहां pH 2 लेने के पीछे जो रीजन है कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है HCl का, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो बना हुआ तो वाटर में ही है, ये जो सॉल्यूशन है वो बना हुआ तो वाटर में ही है, ठीक है। और ये वाटर का सॉल्यूशन है, वाटर में HCl का सॉल्यूशन है। तो अब इसमें इस सॉल्यूशन में 2 H प्लस आयन है। इसके अंदर जो टोटल H प्लस आयन है इस सॉल्यूशन में जो टोटल H प्लस आयन है बेटा, वो है H प्लस आयन ड्यू टू HCl और दूसरा है H प्लस आयन ड्यू टू वाटर, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करूं, मैंने इसको स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हुआ है तो 10⁻⁻, तो मेरे पास अगर 10⁻⁻2 m HCl है, क्योंकि HCl का मैं 100% आयोनाइज कर रहा हूं, तो जब मैं HCl को 100% आयोनाइज करूंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये मान के चलूंगा कि ये 100% आयोनाइज होगा। तो HCl जब आयोनाइज होगा बेटा, ठीक है, तो ये 10⁻⁻2 है, 0 0, पर आफ्टर आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, आफ्टर आयोनाइजेशन इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी और 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2। तो ये इनिशियली तो हमने 10⁻⁻2 m HCl लिए थे, लेकिन बाद में हमको क्या हुआ, बाद में हमको 10⁻⁻2 m H प्लस मिले और 10⁻⁻2 m Cl माइनस मिला। तो कुल मिलाकर ये हुआ बेटा कि हमारे पास H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 है, तो H प्लस आयन ड्यू टू HCl 10⁻⁻2, ये तो मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब H, लेकिन देखो ये सॉल्यूशन तो वाटर में बना हुआ है, सॉल्यूशन है बेटा, ये तो एक्वस सॉल्यूशन है। ये तो कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर सॉल्यूशन है।
तो वाटर के H प्लस आयन भी होंगे। तो कितने होते हैं वाटर का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻⁷। तो या इसका मतलब यहाँ वाटर के H प्लस आयन ड्यू टू वाटर 10⁻⁻7 है, जो हम जानते ही। तो अब टोटल H प्लस आयन अगर मैं जोड़ूं तो वो है 10⁻⁻2 प्लस 10⁻⁻7। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहां पर, इस वैल्यू को 10⁻⁻7 वाली वैल्यू को 10⁻⁻7 वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको नेग्लेजिबल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम नेग्लेजिबल ले रहे हैं बेटा, तो इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। या यूं बोलो कि इसकी वैल्यू इतनी कम है कि हम इस वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं, सॉरी इनकोर हो गया ये। हम इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू नेग्लेजेबल है। किसके सामने, 10⁻⁻7 की वैल्यू जो है वो नेग्लेजेबल है, सॉरी 10⁻⁻7 जो है वो नेग्लेजेबल है किसके कंपैरिजन में, 10⁻⁻2 के। तो हम इसको यहां एडी नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो टोटल H प्लस आयन कितने ले लेते हैं, 10⁻⁻2, तो हम pH लिख देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहां टोटल H प्लस आयन थे 10⁻⁻2 प्लस 10⁻⁻7। लेकिन ये 10⁻⁻7 जो है, ये 10⁻⁻7 जो है वो उसका जो ये वैल्यू है वो 10⁻⁻2 के सामने नेग्लेजेबल है। यानी ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट कर रहे हैं इस 10⁻⁻2 के सामने। ठीक है, अब हम यहां आ जाते हैं। यहां पर भी यही वाली बात है बेटा, ये सॉल्यूशन होगा। ये 10⁻⁻7m HCl वाला सॉल्यूशन है। अब 10⁻⁻7m वाला HCl वाला सॉल्यूशन है जब ये, ठीक है, तो अब ये तो हो गया एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर है। अब स्टूडेंट तेजी से इसका आंसर pH = 7 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि किसी भी एसिड का जो pH होता है वो हमेशा लेस देन 7 होता है, ये तो आपको मालूम ही है बेटा। तो यहां पर ये 10⁻⁻7 क्या है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो यहां पर 10⁻⁻7 m HCl है। तो ये जब आयोनाइज हो जाएगा तो ये दे देगा। ठीक है, तो अब मैं यहां टोटल H प्लस आयन अगर काउंट करूं तो H प्लस आयन ड्यू टू HCl कितने हैं, 10⁻, इस सॉल्यूशन में, इस एक्वस सॉल्यूशन में, इस वाटर प्लस HCl में टोटल H प्लस आयन कितने हैं HCl की वजह से, तो ये H प्लस आयन ड्यू टू HCl प्लस अब H वाटर की वजह से भी क्या है, तो अब हम इसको 10⁻⁻7 के सामने 10⁻⁻7 को नेग्लेक्ट थोड़ी कर सकते हैं, दोनों वैल्यू तो बराबर है। यहां तो 10⁻⁻7 को H प्लस आयन ड्यू टू वाटर जो 10⁻⁻7 है इस वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट किया, किसके सामने, 10⁻⁻2, क्योंकि 10⁻⁻2 ये वाली वैल्यू 1,00,000 गुना 1,00,000 टाइम मोर है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो ये 1,00,000 गुना यानी 1,00,000 टाइम मोर वैल्यू है 10⁻⁻2 किसके सामने, 10⁻⁻7 के सामने। तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया इसके सामने। लेकिन अब हम यहां पर वाटर के H प्लस आयन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन जितना HCl का है उतना ही वाटर का है। तो अब यहां टोटल H प्लस आयन कितना हो जाएगा, तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो टोटल H प्लस आयन हो जाएगा, इसको सोल्व करूंगा तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁻7। अब मैं जब ये वैल्यू pH में डालूंगा तो pH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और तो मैं यहां वैल्यू डाल दी मैंने, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन में 2। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 7 माइनस, शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी फास्ट करने के लिए, 7 माइनस log 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 की वैल्यू 0.3 ले रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 6.7। यानी इस सॉल्यूशन का pH जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6.7।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि अगर आपके पास 10 टू पावर माइनस अगर 10 टू पावर माइनस 7 MHCl आ गया तो H प्लस आयन कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इस केस में इसका सॉल्यूशन इस तरह से रहेगा। इसी तरह से अगर 10 टू पावर माइनस 8 आ जाता है, इसी तरह से अगर 10 टू पावर माइनस 8 आ जाता है तो यहां पर उल्टा यहां अब HCl की वैल्यू कम हो गई। ये तो क्या हो गया, ठीक है, ये तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया, इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो इसका मतलब अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मैं 10 टू पावर माइनस 7 कॉमन ले लूं इसको सोल्व करने के लिए। तो इसको सोल्व कर रहा हूं तो 10 टू पावर माइनस 7 कॉमन ले लिया तो इसकी जगह तो 0.1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गया 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो हमारे पास जो pH आ जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। सोल्व करूंगा तो 7 माइनस लॉग 1.1, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, 1.1 की कुछ तो होगी, इसका मतलब pH फिर 7 से कम है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखो बेटा कि when concentration of acid or base acid, ठीक है, is equal to 10 to power minus 7 m and less than 10 to power 7 m, we consider or we add H plus ion concentration of water। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, H प्लस आयन और टोटल H प्लस आयन निकालेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये एसिड के H प्लस और ये वाटर के H प्लस आयन और ये टोटल, तब रिजल्ट ऐसे निकालेंगे जैसे मैंने आपको बता रखा है। और यही चीज बेस के लिए हो जाएगी। अगर मैंने यहां 10 टू पावर माइनस 7 NaOH ले लिया, अब इस केस में क्या हो जाएगा, मीडियम बेसिक है तो यहां OH माइनस आयन आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा बेटा, OH माइनस आयन आ जाएगा। और जब यहां OH माइनस आयन आएगा तो टोटल OH माइनस आयन कितने हो जाएंगे, वही वाली बात हो जाएगी। अब हम यहां पर वापस NaOH के OH माइनस आयन, NaOH के जो OH माइनस आयन है वो कितने हैं, NaOH के OH माइनस आयन 10 टू पावर माइनस 7 है तो वाटर के भी है। तो यहाँ ये नेट OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा और यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। मतलब यहां हमारा POH आ जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन जो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 है, जिसको मैं सोल्व करूंगा तो 7 माइनस लॉग 2 आएगा और 7 माइनस लॉग 2 का मतलब हुआ 7 माइनस 0.3 6.7 POH आया है। तो pH निकालेंगे तो 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7.3 pH आ जाएगा। तो अब इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये बेसिक मीडियम है बेटा। तो सिमिलरली यहां अगर मैं बोलूं व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज इक्वल टू 10 टू, वो का वही चलेगा, और वी एड OH माइनस आयन ऑफ वाटर। तो यहां हम OH माइनस आयन लिख देंगे, सेम रहेगा बेटा एसिड और बेस के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया आप कब 10 टू पावर इस कंडीशन में वाटर के H प्लस आयन और OH माइनस आयन ऐड करेंगे ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ pH। तो यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया।
आज का नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डालो बेटा। ये जो प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट किया वो वेरी डाइल्यूट एसिड और बेस सॉल्यूशन थे। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अब हेडिंग डालो पीएच ऑफ वीक एसिड और फिर बाद में डिस्कस करते हैं पीएच ऑफ वीक बेस। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, आवर टॉपिक इज पीएच ऑफ वीक एसिड और इससे रिलेटेड तो हम एक एसिड ले लेते हैं HA। HA इज द वीक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। मैं क्लियर कर दूं, मोनोबेसिक एसिड उसको बोलते हैं जो 1H प्लस आयन देता है। जो 1H प्लस आयन देगा वो मोनोबेसिक एसिड, जो 2H प्लस आयन देगा वो डाइबेसिक एसिड। जैसे HCl, HNO3, HF, ये सब मोनोबेसिक एसिड है। H2SO4 डाइबेसिक एसिड है, 2H प्लस देगा। S3PO4 3H प्लस आयन देगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड। यहां पर मैंने इसका इनिशियली 1 लिया, 0 0 1 माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सपोज करो मैंने इसका कंसंट्रेशन C लिया, तो ये C आ जाएगा, C आ जाएगा, C आ जाएगा। अब क्योंकि अभी तक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डिस्कस चल रहे थे, तो हम जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन ले रहे थे उसी के अकॉर्डिंग H प्लस और OH माइनस आयन। लेकिन अब यहाँ वीक एसिड तो 100% आयोनाइज होता नहीं है, कोई 5% होगा, कोई 6%, कोई 10%, जो भी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड करेगा। यानी अब इस सॉल्यूशन में H प्लस आयन हो जाएगा अल्फा C। H प्लस आयन कितने होंगे? अल्फा C। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करूं तो Ka। अब क्वेश्चन ये है कि Ka क्या है? Ka है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। Ka क्या हो जाएगा? Ka हो जाएगा H प्लस A माइनस H। H प्लस आयन कंसंट्रेशन A माइनस अपॉन H। अल्फा C 1 माइनस अल्फा इंटू C। इसकी वैल्यू अल्फा C रख दी, इसकी वैल्यू अल्फा C रख दी, HA की वैल्यू, और C से C कैंसिल कर दिया। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 10% हो तब आप 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट 1 ले लेना। तो यहां पर वही कर रहे हैं हम। तो अब Ka का वैल्यू जो आ गया हमारे पास वो आ गया अल्फा स्क्वायर C। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये कब? जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 10% हो तब हम यूज करते हैं, और जब 10 और 10% से ज्यादा हो तो यहाँ 1 माइनस अल्फा, तब Ka की वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये तो C से C कैंसिल हो गया तो अल्फा स्क्वायर C आ गया। अब 1 माइनस अल्फा को नेगलेक्ट, 1 माइनस अल्फा में अल्फा की वैल्यू को 1 के सामने नेगलेक्ट कर दिया। अब अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसको सॉल्व करूंगा तो अल्फा बाहर ले लिया तो अल्फा ये आ जाएगा रूट। इज इट क्लियर? अल्फा स्क्वायर, तो C को इधर ले लिया और स्क्वायर हटा दिया तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? रूट Ka बाय C। इसका मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, जिसको हम ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी बोलते हैं। अगर Ka हटा दूंगा मैं तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? Ka प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा पीएच की, लेकिन पीएच के साथ साथ हमारे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है? H प्लस आयन कंसंट्रेशन है अल्फा C। ये इक्वेशन हमारा थर्ड है, ये थर्ड इक्वेशन है। H प्लस आयन इक्वल टू अल्फा C। अल्फा
तो अब अगर आपको पीएच पूछा है तो एक तो सीधा यहीं से आ जाएगा, क्योंकि पीएच अगर आपको कभी भी पीएच का क्वेश्चन पूछा गया है तो पीएच क्वेश्चन पूछने का मतलब यही हो गया बेटा, सीधी सीधी बात है कि हमको H प्लस आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने हैं, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पीएच निकलेगा। तो अगर आपको किसी वीक एसिड का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और कंसंट्रेशन गिवन है तो अल्फा और सी की वैल्यू डालकर H प्लस आयन निकाल के फिर पीएच के फॉर्मूले में एंटर कर जाओ। और दूसरा तरीका यह है कि अब मैं जैसे क्या कर रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन अबव इक्वेशन, यानी इस थर्ड इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस थर्ड इक्वेशन में किसकी वैल्यू डाल रहा हूं, मैं इस थर्ड इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू डाल रहा हूं। तो देखो, तो जब मैं इस थर्ड इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू डालूंगा, कहां से, सेकंड से, तो H प्लस आयन इक्वल्स टू रूट के बाय सी इंटू सी, ये रहा, ये वाली वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू है, ये यहां से लिया मैंने से इक्वेशन सेकंड्स में अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट के बाय सी, तो इसकी जगह मैंने रूट के बाय सी रख दी, यानी ये वाली वैल्यू यहां रख दी इसकी जगह। अब मैं इसको, इस सी को अंदर ले जाऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो H प्लस आयन आया, मेरे पास जो H प्लस आयन आया वो क्या आया बताओ बच्चों, तो मेरे पास H प्लस आयन आ गया रूट के इंटू सी, ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई बेटा। अब इक्वेशन 4 में ध्यान देना बेटा कि इसका मतलब हम किसी वीक एसिड का जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमको क्वेश्चन के अंदर अल्फा और सी दे रखा है तो थर्ड वाला इक्वेशन यूज करो आप, और आपको अल्फा और सी नहीं देकर कंसंट्रेशन तो देखो दोनों ही केस में गिवन होगा। अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा दे रखा है तो थर्ड फॉर्मूले से H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकलेगा, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है तो इससे निकलेगा। अब इसको मैथमेटिकली मैं अगर चेंज करूं तो अगर मैं दोनों तरफ से नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, नेगेटिव लॉग से। वैसे तो यहीं तक हमारा काम हो गया बेटा। अब H प्लस आयन निकाल के, अब लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अब इक्वेशन 4 के अंदर दोनों तरफ माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये है, तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, यानी के की पावर भी हाफ है और ये भी। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट आएगा पीएच इक्वल्स टू हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारे पास, सॉरी 5th आ गई। तो ये जो है इक्वेशन 4 को जब मैं दोनों तरफ से नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 4 को जब मैं दोनों तरफ से नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव लॉग H प्लस आयन आ जाएगा इक्वल टू नेगेटिव लॉग रूट के इंटू सी। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो जो रिजल्ट दिख रहा है वो आएगा बेटा, ये अब आप सेव कर लेना, पीएच इक्वल टू हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी। हाँ, मैं पीके का मतलब समझा देता हूं आपको। बेसिकली यहां पर अगर मैं इसको देखो, माइनस लॉग H प्लस आयन इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस लॉग, तो इसको मैं खोलूंगा तो ये आ जाएगा माइनस लॉग के की पावर हाफ माइनस लॉग सी की पावर हाफ इधर। तो यहां जो पीके है इसको मैं खोलूंगा तो ये आ जाएगा, हाफ आगे आ जाएगा, तो ये हाफ आगे आ गया माइनस लॉग के माइनस हाफ लॉग सी। अब माइनस लॉग के को पीके बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, पीके ए। तो पीके क्या है, पीके है माइनस लॉग के ए, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज कॉल्ड पीके। इसको सॉल्व भी कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब तो पीके क्या हो गया, तो वेयर पीके इक्वल्स टू, वेयर पीके इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए। और अगर मैं माइनस को हटा दूं प्लस लिख दूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के ए। तो पी के इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के, और माइनस हटा दिया
तो आ जाएगा प्लस log 1/Ka। तो अब ये क्लियर है बेटा, हमको Ka से अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब H प्लस और A आयोनाइज फॉर्म ज्यादा है, अल्फा सी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट ज्यादा है, तो Ka ज्यादा होने का मतलब वो ज्यादा आयोनाइज हुआ है, यानी ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये ज्यादा होंगे तभी तो Ka की वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखो वीक एसिड की आपस में रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है समझो, बहुत सारे वीक एसिड है, कोई 2% आयोनाइज हो रहा है, कोई 3% हो रहा है, कोई 4% हो रहा है, कोई 6% हो रहा है, कोई 8% हो रहा है, तो इनकी भी तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गई। जो 2% आयोनाइज हो रहा है वीक एसिड, वो सबसे ज्यादा वीक है किसके कंपैरिजन में, जो 4% या 6% आयोनाइज हो रहा है। तो यहां रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट वीक एसिड का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो जिसका ज्यादा हो गया वो वीक एसिड कैटेगरी उस कैटेगरी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। जैसे इसका मतलब Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड, Wa का मतलब वीक एसिड है, तो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि अगर हमको 3 या 4 डिफरेंट डिफरेंट वीक एसिड के Ka वैल्यू दे रखी है, 3 या 4 डिफरेंट डिफरेंट वीक एसिड के Ka वैल्यू हमारे पास है, तो हम Ka वैल्यू से बता सकते हैं कि इनमें से फिर ज्यादा कौन आयोनाइज होगा, ज्यादा एसिडिक कौन है। जैसे हम सब लोग, ठीक है, रेसलर तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे में पावर तो है ना, लेकिन हमारी रिलेटिव पावर है किसमें, थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी कम है। इसी तरह से ये वीक एसिड है, तो डिफरेंट डिफरेंट वीक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो उसके अल्फा पे भी डिपेंड करेगी, Ka पे भी डिपेंड करेगी। तो Ka पे कैसे डिपेंड करेगी पहले मैं वो बता रहा हूं, ठीक है ना। अब Ka इक्वल्स टू Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड, और pKa क्या है, pK है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि देखो Ka और pKa का इनवर्स रिलेशन है, तो pKa हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस। जैसे मैं जैसे एक अजम्पशन लूं बेटा कि मेरे पास 3 वीक एसिड है, Ha1, Ha2, Ha3, ठीक है ना। अब सपोज करो इसका अल्फा 2% है, इसका अल्फा 4% है, इसका अल्फा 6% है, कुछ भी वैल्यू ले ली, तो जो इसका अल्फा की वैल्यू 2% है, इसकी 4% है, 6% है, तो है तो सब वीक एसिड, लेकिन फिर भी ये इन तीनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब मैं अगर इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1, Ka2, अच्छा जब हम इन तीनों वीक एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, इन तीनों वीक एसिड की जब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल कंसंट्रेशन ले लेंगे। जैसे इसका अगर मैंने इनका कंसंट्रेशन, इसका भी 0.1 m लूंगा, इसका भी 0.1 m लूंगा, इसका भी 0.1 m लूंगा। जैसे अगर आप हमारे सारे स्कूल जो उदयपुर में जितने भी स्कूल्स हैं, इन स्कूल्स का अगर इंटर स्कूल क्रिकेट टीम का कंपटीशन हो रहा है, तो सब के सब टीम वीक है इंडिया टीम के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। लेकिन जब हम ये इनके बीच में कंपटीशन होगा तो सारे एक सेम ग्रुप के करीब करीब एज के स्टूडेंट को लेके आएंगे और 11 लेके आएंगे, तभी तो कंपैरिजन होगा। ये थोड़ी कि एक स्कूल के तो 11 स्टूडेंट क्रिकेट टीम में है, दूसरे के 15 है, किसी के 7 है, किसी के 22 है, ऐसा नहीं, सबकी सेम कंसंट्रेशन लेंगे। तो इन तीनों की सेम कंसंट्रेशन ली अपन ने, फिर हम Ka की वैल्यू कंपेयर करेंगे, तो जब आप Ka की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो ये आएगा, इसका Ka1 से ज्यादा इसका, और pKa की वैल्यू कंपेयर करोगे तो उल्टा आ जाएगा, pKa की वैल्यू कंपेयर करोगे तो उल्टा आ जाएगा, क्योंकि pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो pKa1 सबसे ज्यादा होगा। जिस वीक एसिड का pKa ज्यादा है वो, यानी pKa जितना ज्यादा है उस वीक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम है। तो हमको मैं अदर एप्लीकेशन में भी एंटर कर गया कि इससे हम ये पता लगा पा रहे हैं कि कोई जो वीक एसिड है,
कोई वीक एसिड है तो उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक तो के अल्फा की वैल्यू से, अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है के, जिस अल्फा और के बीच में, अब जब हम कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे तो इस फॉर्मूले से क्लियर है बेटा, इस फॉर्मूले से क्लियर है, अगर मैंने कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के आ जाएगा ना कंसंट्रेशन। जैसे यहां पर इन सब के लिए क्या आ जाएगा, अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, वो आप यहां से देखो, क्योंकि सी इन तीनों में मैंने कांस्टेंट ले लिया, तीन डिफरेंट एसिड है तो तीनों में सी सेम ले लूंगा तो के डिफरेंट हो गए, तो अल्फा की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, या अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है तो के की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, के की डिफरेंट हो गई तो पीके की भी डिफरेंट आएगी। तो ये तो हमने इसकी बात की। अब हम एक बार वीक बेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है, फिर और आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हम पीएच कैसे, अब अगर हम पीएच वीक एसिड की जगह हमने वीक बेस लिया है, ध्यान से देखना बोर्ड पे बेटा, अब आप स्क्रीन पे ध्यान दो क्योंकि मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, आप रजिस्टर में जो कॉपी कर रहे हैं एक बार स्टॉप राइटिंग बेटा, स्टॉप राइटिंग और एक बार बोर्ड पे देख लो। ये बीओएच का क्या हो जाएगा, ये बी प्लस और ये OH माइनस आयन देगा। तो यहां पर अब हमारे पास ये वीक बेस हो गया। अब के की जगह आ जाएगा केबी, के की जगह आ जाएगा केबी, केबी क्या हो गया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, बिल्कुल वो की वही चीज है। और यहां न्यूमरेटर में बी प्लस OH माइनस और BOH आ जाएगा, और फिर यहां पर आ जाएगा केबी, वो की वही चीज है बेटा, ए की जगह बी कर दो, या बी प्लस OH माइनस की वैल्यू पुट कर दी, वही 1 माइनस अल्फा को हमने 1 ज्यादा है अल्फा से तो 1 माइनस अल्फा को नियरली 1 लिया है। ठीक है, 1 माइनस अल्फा को नियरली 1 लिया है, तो ये का ये आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा, जो कि ये आ गया हमारे पास, तो यहां H प्लस की जगह में क्या लिख दूं, यहां H प्लस की जगह OH माइनस आयन लिख दूं, OH, और फिर मैंने क्या किया, इसी OH माइनस आयन इक्वल टू अल्फा सी, इस फॉर्मूले से OH माइनस आयन निकाल लूंगा, अल्फा इक्वल टू रूट केबी सी, केबी बाय सी, तो अल्फा की वैल्यू यहां रख दी केबी बाय सी, सी अंदर गया स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो OH माइनस आयन आ गया रूट केबीसी, रूट केबीसी, केबीसी तो याद रखेगा, कौन भागेगा छोड़ के, केबीसी कौन भागेगा छोड़ के, नहीं कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, तो OH माइनस आयन इक्वल टू रूट केबीसी, ठीक है, याद रह जाएगा बेटा आपको। अब यहां पर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन केबी पीओएच पीकेबी, वही तो बात है बेटा। तो बेस के लिए वोकेबल कैलकुलेशन डेरिवेशंस रहेगी, कैलकुलेशंस रहेगी। अगर एक बार वीक एसिड का समझ में आ गया तो वीक बेस का ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है। ए की जगह क्या लिखोगे बी, ए की जगह क्या लिखोगे बी, ए की जगह क्या लिखोगे बी, के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस, पीके बी। ठीक है, यहां पीके बी क्या हुआ, पीके बी इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी, और यहां एसिडिक स्ट्रेंथ की जगह क्या लिखोगे बेसिक, और वो की वही चीज हो जाएगी कि अगर मैं तीन डिफरेंट बेस ले लूं, तीन डिफरेंट बेस ले लिए जिसको मैं क्या बोल रहा हूं B1OH B2OH, और तीनों डिफरेंट बेस की मैंने कंसंट्रेशन इक्वल ले ली, कुछ भी ले सकता हूं, ये तो समझाने के लिए मैं ले रहा हूं यहां। ठीक है, तो यहां पर वही वाली बात हो गई, ये इस तरह से, तो जिस बेस का केबी ज्यादा है वो वीक है। ठीक है, तो देख लो, अब आप इसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको कॉपी कर लो, तो ये एसिड और बेस का आ जाएगा। तो अब हम जो
वापस में अब मैं अगर एसिड, जो एसिड के लिए कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वही बेस के लिए लग रहे हैं। यहां पीओएच निकलेगा, अगर पीएच पूछ रखा है उसने, तो हम पीओएच फाइंड आउट करके उसको 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने वापस ले रहा हूं मैं फॉर वीक एसिड, वीक एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू थी, सॉरी, H प्लस आयन की, वीक एसिड में H प्लस आयन की वैल्यू क्या थी, अल्फा सी एक, और दूसरा H प्लस आयन का दूसरा क्या था, रूट K इंटू सी। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है पीएच पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी और अल्फा इक्वल्स टू रूट K बाय सी। तो कुल मिला के ये दोनों तो H प्लस को, और ये दोनों, ये अल्फा निकालना हो तो ये K निकालना हो तो ये वाले चारों फॉर्मूले, केवल ये चारों फॉर्मूले रट लो, और बेस हो तो यहाँ OH माइनस आ जाएगा, K है तो K भी आ जाएगा। तो ये चारों फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, और इन चारों फॉर्मूलों को अलग से लिख लिया करो। फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर, बायो में, कहीं पे भी आपको एक शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको लगातार बार बार हमारे को पढ़ते रहना पड़ता है, तो वो हमारे पास शॉर्ट नोट्स में अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, ताकि हम एग्जाम टाइम पे उनको देख पाए। तो अब देखो, मैंने जैसे HA1 वीक एसिड है और इसका कंसंट्रेशन 0.1 m लिया, HA2 यानी टू डिफरेंट एसिड, दो डिफरेंट एसिड के सॉल्यूशन है, मेरे पास दो डिफरेंट एसिड के सॉल्यूशन है, ठीक है, और दोनों डिफरेंट एसिड के जो सॉल्यूशन है, इन दोनों डिफरेंट एसिड के सॉल्यूशन में ये HA1 का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन भी 0.1 m है, ये HA2 एक दूसरा वीक एसिड है, उसका भी 0.1 m है। तो अब इस केस के लिए क्या हो जाएगा, इस केस के लिए इसका H प्लस आयन कितना बनेगा, इसका H प्लस आयन बनेगा, इस केस में इसका जो H प्लस आयन बनेगा, H प्लस आयन 1 इक्वल्स टू अल्फा 1 C, क्योंकि C की वैल्यू तो 0.1 है, C1 नहीं लिख रहा हूं मैं, और यहां H प्लस 2 इक्वल्स टू अल्फा 2C। तो दो डिफरेंट एसिड लिए मैंने, दो डिफरेंट एसिड लिए हैं, इसी तरह से दो डिफरेंट बेस लेके भी बना सकता हूं, वहां OH माइनस आयन आ जाएंगे, वीक बेस की बात कर रहा हूं। अब देखो H प्लस 1 और H प्लस 2, अल्फा 1 C और अल्फा 2C। अब मैंने इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देता हूं। तो H प्लस 1 अपॉन H प्लस 2 अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, या अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल्स टू H प्लस 1 अपॉन H प्लस 2। तो ये हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ आ गई। अगर हमारे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 का भी रेशियो है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो अगर आपको इन दोनों सॉल्यूशन की पीएच दे रखी हो, इन दोनों सॉल्यूशन की पीएच दे रखी है, सपोज करो इस सॉल्यूशन की पीएच 1 दे रखी है, इस सॉल्यूशन का पीएच 2 दे रखा है, दोनों का सेम कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है। तो अब इस केस में अगर इसका अल्फा इसने दे रखा है, सपोज करो इसका अल्फा 10% दे रखा है, ये अल्फा 1 आ जाएगा, तो हम अल्फा 2 फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह से कोई। तो अब इसका पीएच 1 दे रखा है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम इस केस में इसकी वैल्यू तो डाल देंगे 10⁻⁻1 H प्लस 1 ये रहा, और इसकी वैल्यू डाल देंगे 10⁻⁻2, अल्फा 1 की वैल्यू डाल देंगे 0.1, 10% का मतलब क्या हुआ 0.1। अब अल्फा 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। दूसरा तरीका ये है बेटा
दूसरा, अगर आपको सेम कंसंट्रेशन गिवन है, अब आपको सपोज करो न्यूमेरिकल के अंदर इसका Ka1 दे रखा है, इसका तो Ka1 है और इसका Ka2 है। अब अगर तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अब अगर हम क्या करें, तो हम क्या करें, हमारे पास अब इस सॉल्यूशन के लिए ध्यान दो, इस सॉल्यूशन के लिए H+1 कितना आ जाएगा, रूट Ka1 इंटू सी, कंसंट्रेशन तो सेम ले रखा है मैंने। इसी तरह से इसका H+2 कितना आ जाएगा, डिफरेंट एसिड है, Ka2 इंटू सी आ जाएगा। अब हम इस केस में दोनों का कंसंट्रेशन तो सेम ले रखा है, तो जैसे मैंने वहां किया यहां कर लेते हैं, H+1 H+2 रूट Ka1 अपॉन Ka2 आ जाएगा। ठीक है, और तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई, फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। लेकिन इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखकर हम एक पॉइंट और भी निकाल सकते हैं। मैं इस सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल दूं तो H+1 अपॉन H+2 किसके बराबर भी है, तो मैं इसको ये वाला यूज कर लूं, ये वाला इक्वेशन यहां यूज कर लूं, तो मेरे पास एक फॉर्मूला और आ गया बेटा, α1 अपॉन α2 इक्वल्स टू रूट Ka1 अपॉन Ka2। ठीक है, तो ये हमारे पास ये, और ये कि ये बेस के लिए हो जाएंगे, H+ की जगह OH- लिखोगे, Ka की जगह B लिखोगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि दो डिफरेंट वीक एसिड के सेम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन हैं, तो फिर किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब आपको यह है कि इन चारों में से तीन देके एक पूछ लिया, खाली इन दोनों की पीएच वैल्यू दे दी और रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछ ली, इसका pH 1 दे दिया, इसका pH 2 दे दिया, करके एक क्वेश्चन करा भी देता हूं मैं आपको। तो जो α1 और α2 का रेशियो होगा, जो H+1 और H+2 का रेशियो होगा, वो ही रेशियो उस एसिड की रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगा, वही उस एसिड की रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगा। जैसे मैंने आपको कहा यहां Ka की वैल्यू गिवन हो, तो जब अगर आपको, मैंने क्या कहा, अगर आपको pH की वैल्यू गिवन है, ठीक है, pH की वैल्यू यहां 1 गिवन है और यहां pH की वैल्यू 2 गिवन है, तो अब क्या हो जाएगा, अब रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछी है रेशियो में, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, α1 अपॉन α2, तो α1 अपॉन α2, जब pH 1 है तो इसका pH 1 है, तो H+1 है, तो pH 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻2, क्योंकि pH 2 का मतलब क्या हुआ, pH 2 का मतलब हुआ 10⁻⁻2। इसी तरह से ये वाला वैल्यू तो मैं यहां पर क्या रख दूंगा, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, तो ये क्या आ जाएगा 10/1। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ जाएगा, α1 α2 10:1, यानी जो Ha1 है वो 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है किसके कंपैरिजन में, Ha2 के। ये हो गई रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात। इसी तरह से Ka या Kb का इन दोनों की वैल्यू दे रखी हो तो ये निकाल लेंगे। अगर हमारे पास α1 और α2 की वैल्यू दे रखी है तो Ka1 अपॉन Ka2 का रेशियो निकाल लेंगे। तो इस तरह से घुमा फिरा के इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके वो क्वेश्चन देता रहता है। तो आज वाली क्लास के अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। एक तो अगर किसी एसिड की रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब डिफरेंट वीक एसिड की रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर डिफरेंट वीक बेस की बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर ली, और वीक एसिड और वीक बेस की पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। और साथ में वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के एसिड और वेरी डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन और वेरी डाइल्यूट बेस सॉल्यूशन की भी पीएच देखी हमने। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।